देवपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में माधव अपनी पत्नी कावेरी और एक 9 वर्ष के बेटे मोहन के साथ रहता था। माधव खेती करता था, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे कावेरी, जल्दी से खाना बांधो, मुझे खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। और मोहन अभी सोकर उठा है या नहीं? कावेरी एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से माधव के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ये मत कहना कि तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद माधव कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में माधव को उसके 2 दोस्त हरि और गोपाल मिल जाते हैं। अरे माधव भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोरों की ठंड पड़ने वाली है। बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, फिर इस बार इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? कहीं तुम दोनों इस बात से तो नहीं डर रहे कि ठंड में नहाना पड़ेगा? ये बोलकर माधव जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं माधव भाई, इस बार ऐसा सुनने में आया है कि गांव में खून जमा देने वाली ठंड घिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले साल ठंड के कारण गांव के 6 लोगों की मौत हो गई थी, और इस बार ठंड उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मोटे कंबल और रजाई खरीद सकें। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी बहुत मुश्किल से काटी थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी इसका समाधान मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम सोचेंगे। फिलहाल मैं खेत पर चलता हूँ, पहले ही देर हो चुकी है। इतना कहकर माधव खेत की ओर चला जाता है। खेत में काम करते करते माधव के दिमाग में एक तरकीब आती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, पूरे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा कर लूं। जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो इन्हें अच्छे दामों पर बेचूंगा। अगर ये योजना सफल हो गई तो मेरे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। शाम को माधव घर लौट आता है। अजी, आज आप खेत से जल्दी लौट आए। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है कावेरी। रास्ते में हरि और गोपाल मिले थे। उन्होंने बताया कि इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसी से मुझे एक योजना सूझी है, जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने की। आपकी बात बिल्कुल सही है। मानना पड़ेगा, आपका दिमाग मेरी जबान से भी तेज चलता है। तो ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूं, और ये बात किसी को मत बताना। निश्चिंत रहिए, मैं इसे पेट में पचा लूंगी। दोनों हंसते हैं और माधव कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता है। जंगल में उसे बहुत से सूखे पेड़ दिखते हैं। ये तो अच्छा हुआ, यहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियां हैं। उधर जंगल में 2 महिलाएं बात कर रही थीं, कमला और सरोज। कमला बहन, इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है। मुझे पता है, तुम्हें तो नहाने की चिंता है। अरे, ऐसे तुम रोज नहाती हो? कम से कम सुंदर तो दिखती हूँ। बस बदबू आती है। अच्छा, अब लड़ो मत, सोचो ठंड से कैसे बचे। इधर माधव रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। कुछ दिन बाद उसके पास लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन हरि और गोपाल उसे रोकते हैं। माधव भाई, रोज इतनी लकड़ियां क्यों काट रहे हो? अरे क्या बताऊं, मेरी पत्नी को खाना बनाने का बहुत शौक है,
लकड़ी ज्यादा लगती है। हरि और गोपाल को शक होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। कुछ दिन बाद सर्दी बहुत बढ़ गई। सुबह खेतों में सफेद कोहरा फैल जाता था। लोग घर से बाहर निकलते ही काम चाहते थे। इसी समय माधव ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, सूखी लकड़ी 50 रुपए किलो। गांव वाले बोर्ड पढ़कर समझ गए कि माधव ने लकड़ी बेचने की तैयारी पहले से कर रखी थी। चौपाल पर लोग बातें करने लगे। ये तो चोरी है। जंगल की लकड़ी मुफ्त मिली और हमें 50 रुपए किलो में बेच रहा है। हम भी कल जंगल जाकर सूखी लकड़ी काटेंगे। माधव गांव वालों की बातें सुनकर और डर गया और उसने मन ही मन बोला, अगर सब जंगल चले गए तो मेरी लकड़ी कौन खरीदेगा? रात को तेज बादल आए। कुछ देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गईं। सुबह तक बारिश रुक गई, लेकिन अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची थी। देखा कावेरी, भगवान ने हमारी सुन ली। पर दाम मत बढ़ाइए, लोग परेशान हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब 50 नहीं, मैं 75 रुपए किलो में लकड़ी बेचूंगा। मजबूरी में लोगों को लूटना गलत है। ये व्यापार है, दया माया नहीं। माधव ने घर के बोर्ड पर 75 रुपए किलो लकड़ी लिख दिया। अब गांव के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था ठंड से बचने के लिए। माधव से बड़ी मजबूरी के साथ लकड़ी लेने लगे। सुबह एक बूढ़ी अम्मा आई। उनका नाम धानी अम्मा था। वो बहुत कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, थोड़ी लकड़ी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, पैसे दो, लकड़ी लो। बेटा, दया रखो, मैं बिना लकड़ी के रात नहीं काट पाऊंगी। मेरे पास समय नहीं है, जाओ। अम्मा रोती हुई चली गईं। अब माधव और घमंडी हो गया। वो पैसे गिन गिन कर खुश होता। उसके चेहरे पर अहंकार दिखता था। गांव वाले गुस्सा थे, लेकिन सर्दी की वजह से मजबूर। अगले दिन माधव दूसरे गांव जाना चाहता था। आज लकड़ी तुम बेचो, ध्यान रखना किसी गरीब को एक टुकड़ा भी मुफ्त मत देना। भगवान सब देख रहा है। मुझे भगवान से मतलब नहीं, तुम बस मेरी बात मानो। कावेरी डर गई। उसे लगा कुछ गलत होने वाला है। घर में अब सिर्फ कावेरी और 9 साल का मोहन था। मोहन बहुत कांप रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। कावेरी बाहर आग के पास बैठी थी। मोहन अंदर अकेला बैठा था। अगर मैं इन लकड़ियों में आग लगा दूं तो मुझे भी गर्मी मिलेगी। मोहन ने एक लकड़ी जलाई। लकड़ी बहुत सूखी थी, इसलिए आग बहुत तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में पूरे लकड़ी ढेर में आग लग गई। आग फैलते फैलते घर तक पहुंच गई। कावेरी ने देखा और चीख पड़ी, मोहन, बाहर आओ। लेकिन आग इतनी तेज थी कि वो अंदर नहीं जा सकी। मोहन की आवाज कुछ पल आई, फिर सब शांत हो गया। मोहन उस आग में जल गया। गांव वाले दूर दूर से देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि वे माधव से नाराज थे। शाम को माधव वापस आया। उसने अपना घर जला हुआ देखा। चारों तरफ राख उड़ रही थी। कावेरी रोते रोते बोली, हमारा मोहन चला गया। माधव वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार कहता, मैंने क्या कर दिया? मेरे लाल ने क्या कसूर किया? तुमने लोगों का दर्द नहीं समझा, भगवान ने तुम्हें सजा दे दी। माधव सारी रात रोता रहा। अब उसके पास न पैसा था, न बेटा, न खुशी। उसी दिन उसे समझ आया, लालच और घमंड का अंत बुरा होता है।